राजा अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कल 7 रुकनी बेंच जजेस के खत के मामले पर आज खुद नोटिस की समाअत करेगा। क्या एक्सपेक्ट करे हैं आप, क्या हो सकता है कल? एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि एतजाज़ एहसन ने हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। सो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है या क्लैरिटी है कि क्या होने जा रहा है? देखिए, क्लैरिटी एज सच इतनी ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसे रोजमर्रा के केसेस नहीं है। इट्स द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के जी जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो जो समझा जा रहा था कि जी जो हमारे आइन के जो 3 सतून हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, इनकी अपनी अपनी पावर्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जुडिशरी है उसको ये नजर आया, उसने महसूस किया, उसके साथ ऐसे एक्ट्स हुए कि जी उनमें की आज़ादी में इंटरफेरेंस की जा रही है एग्जीक्यूटिव की जानिब से। और जब एग्जीक्यूटिव की जानिब से हो रही है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहले अपने चीफ जस्टिस साहब को 1 या 2 दफा खतूत लिखे, फिर उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहले मुलाकात की, फिर उन्होंने ये जो लेटर लिखा इसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह कर दिया कि चूंकि जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें वाज़ेह तौर पे ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए कि जहां पे हैरेसमेंट हो, जहां पे इंटरफेरेंस हो, जहां पे थ्रेट हो फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव साइड, तो कोई ऐसा तरीका वाज़ेह नहीं है, तो आप हमें बताइए। तो जो पहला आफ्टर 2 फुल कोर्ट जो उनके हुई हैं मीटिंग्स, उसके बाद तो मैटर जो गया था एग्जीक्यूटिव के पास कि जी एक कमीशन बना दिया जाए और किसी रिटायर्ड जज को वहां पे लगाया जाए, तो उस पे ना सिर्फ एक जो बेइत्मीनानी जजेस की तरफ से हमें नजर आई थी, बल्कि जो लॉयर्स कम्युनिटी है वो भी सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि ये जो कहा जाता है कि ये जो अदलिया है इसके एक चैरियट है, एक गाड़ी है जिसके 2 पहिए हैं, एक अदलिया है, एक जो सी है जुडिशरी है, दूसरी लॉयर्स हैं। तो बहरहाल समहाउ जो ये सो मोटो का लिया गया डिसीजन, दिस इज वेलकम्ड बाय ऑल ओवर और बहुत उम्दा डिसीजन है। अब इसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसी बातें हैं कि जो कि फैक्चुअली एक इशू है कि डिफरेंट फैक्ट्स उसमें हैं कि जी किसी के घर में कैमरा लगा दिया गया, किसी के घर में जो है क्रैकर्स फेंके गए, किसी को कॉल करके कहा गया और किसी को अगवा कर लिया गया। तो इन फैक्चुअल जो से फैक्ट्स हैं इनको गैदर करने के लिए या जो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट तो खुद बेंच तो जाके किसी को नहीं कह पाएगा गालिबन कि जी किसी से कोई गवाही ले सकेगा या किसी विटनेस को कॉल कर लेंगे। तो अल्टीमेटली ये एक रास्ता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, क्योंकि कोई जेआईटी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जेआईटी बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हमारे तहकीकाती अदारे हैं बनाई जाती हो सकता है कि फिर वो जेआईटी की बजाय कोई और जुडिशल कमीशन ऑन सिटिंग जजेस ही बना दें जो कि एतजाज एहसन साहब की एग्जैक्टली। तो ये एक मुमकिन चीज है और ये एक वे फॉरवर्ड है, क्योंकि जेआईटी अगर बनती है सरकारी अफसरान की तो वो फिर अगेन चूंकि उन्हीं पे इल्जाम है तो उन्हीं के पास अगर उसकी तहकीक के लिए भेज दिया जाएगा तो वो फिर जिसको कहते हैं राजू साहब, यहाँ पे भी तो फिर सब, अगर इसको हमने जजेस वर्सेस इदारे बनाना है या जजेस वर्सेस स्टेट बनाना है तो वो तो दोनों तरफ वही मामला है। नहीं, दोनों तरफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सी है वो किसी भी डिस्प्यूट में आईन पाकिस्तान के तहत अल्टीमेट जो आर्बिटर होती है, जो फैसला करने वाली होती है, वो सुप्रीम कोर्ट ही होती है। उसमें अब पार्लियामेंट को या किसी और को इख्तियार नहीं है। तो जो फैसला होगा वो तो फिर एक बेंच का फैसला ये कहलाएगा, ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि जो पहले कार्रवाई हो रही थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे थी, कमीशन बनाना और एक ऑर्डर करना। अब जो फैसला आएगा ये अंडर आर्टिकल 184(3) एक इख्तियार जो आईन ने दिया है उसमें लिया गया है। तो इसको इसलिए ये कानूनी रास्ता है। हाफिज एहसान अहमद साहब, 184(3) के अंडर ये मामला होगा, क्या ये भी चैलेंज हो सकता है? देखें फरीक, बात सीधी सी है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।
जजेस को फेयर के बगैर काम करना चाहिए, लेकिन जजेस को साथ साथ विदाउट फेवर भी काम करना चाहिए और इल विल के बगैर भी काम करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ लिया जाता है तो उसके ऊपर फिर रिएक्ट करें ना उन चीज़ों के अंदर, और रिएक्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बताते खुद जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पार देता है। अब हमारे पास जो चल रहा है वो ये है, चूँकि हमारी जुडिशरी अपनी डिवाइड है, अगर इस लेटर को भी देखें तो इस लेटर के अंदर जो है वो अपने चीफ जस्टिस को भी चार्ज किया गया है। यानी कि अगर चीफ जस्टिस को पुराने चीफ जस्टिस को जो यानी इनके मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं कि उन्होंने एक्शन नहीं किया, अगर वो चीफ जस्टिस का इनके साथ कम्युनिकेशन लेवल उस पे होता तो डेफिनेटली जो उसके अंदर वो कर लेते, लेकिन बदयाल साहब को जरूर इसके अंदर एक्शन करना चाहिए था। अब ये था कि सारों का इस चीज़ पे यूनैनिमस ओपिनियन था कि इसकी प्रोब होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और इसको किसी मंतकी मंजाम पे पहुंचाना चाहिए। लेकिन उस प्रोसेस को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पे 2 दफ़ा फुल कोर्ट मीटिंग की, उस मीटिंग के अंदर जो है नाम भी आया, प्रोसेस भी आया कि अडॉप्ट किया जाना चाहिए। अगर वो चीज़ एक तय कर दी गई थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट को खड़े रहना चाहिए। तो उस चीज़ के ऊपर तसद्दुक़ जिलानी साहब का खुद आपने लेटर पढ़ा? नहीं, तसद्दुक़ जिलानी साहब का जो लेटर है उससे पहले तो डेवलपमेंट्स हो गई थी। तसद्दुक़ जिलानी साहब के इसी लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि जी मैं एतमाद जो मेरे ऊपर प्यूने जज या चीफ जस्टिस ने किया है मैं उसको वेलकम करता हूँ। दूसरा उन्होंने खुद कहा कि जी मैं इसको ईद के बाद प्रोसीडिंग्स करूँगा, तो वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस के अंदर थी। मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद इसके अंदर जो है एक 3 मेंबर्स कमेटी या कोई मामला इस तरह का चल रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं इससे हट जाता हूँ। और मैं भी यही कहता हूँ कि जी आप जो आपका मुनासिब फोरम है, और बात भी मुनासिब है कि ये सर्विंग जजेस का मामला है, खुद उस चीज़ के अंदर देखे इसको आउटसोर्स नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिस प्रोसेस को हमने पिछले 3-4 दिन के अंदर एक जेन्युइन प्रोसेस को क्रिटिसाइज किया है, या जिस तरह हमने सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस को क्रिटिसाइज किया है, या जिस तरह हमने इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस को क्रिटिसाइज किया, वो नामुनासिब है। और अभी भी बात यह है, बात यहाँ रुकी नहीं है कि जी यहाँ तो अभी बात यह है कि फुल कोर्ट होना चाहिए। और भाई फुल कोर्ट नहीं हो सकता इस चीज़ के अंदर है कि जब आपने 184(3) का सेक्शन 3 के नीचे जाके कमेटी बनी है, उसका अगर आपने किसी चैलेंज करना है तो सेक्शन 5 के नीचे अपील भी मौजूद है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि सेक्शन 7 जो 7 मेंबर्स बेंच है, फुल कोर्ट लीगली नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वो इसलिए है कि अगर आप फुल कोर्ट के अंदर चले जाएंगे तो आपने जो ग्रीवेंसेस या जो भी इसके अंदर एक जजमेंट आएगी, जिसके खिलाफ भी जजमेंट आएगी, उसको राइट ऑफ अपील नहीं मिलेगा। जो आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसका सेक्शन 5 है, वो रिडंडेंट हो जाएगा। और जो ये कोर्ट किया जाता है कि जी जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अपना मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट किया था, वो सुप्रीम कोर्ट के अपने इंटरनल रूल्स ऑफ बिजनेस थे या आपके सुप्रीम कोर्ट रूल से उन्होंने कहा कि हम मुनासिब समझते हैं कि कलेक्टिव विजडम जो है वो बेहतर है, वो आपके 10 जजेस ने एक फैसला कर दिया। अब भी उस चीज के अंदर यह है कि जो भी मैकेनिज्म अपनाया जाए सुप्रीम कोर्ट, कल की हेयरिंग के अंदर आपको नजर आ जाएगा कि वो 1 मैन कमीशन बनाती है, सर्विंग बनाती है, 5 जजेस लगाती है, 3 लगाती है, हमें उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। और ट्रस्ट ये करना चाहिए कि कल कमीशन बनने जा रहा है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है ना। 184(3) के नीचे ना इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ना उसके अंदर इंक्वायरी हो सकती है, ना उसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकती है। एक ट्रिगरिंग पॉइंट है जो जुडिशरी करेगी और उसको किसी न किसी नतीजे पे लेके जाएगी। आगे जुडिशरी ये करती थी कि बाज़ अगर आप देखें कि ये अभी इसकी आई जजमेंट आपकी फैजाबाद धरना की, उसका जब रिव्यू डिसमिस हुआ तो कहा गया कि उसकी इंप्लीमेंटेशन भी देखते हैं और साथ ये भी देखते हैं कि इसके ऊपर एक कमीशन बना उसकी कॉजेज का। तो सुप्रीम कोर्ट को फेडरल गवर्नमेंट ने नाम दिया, वो रिटायर्ड पुलिस वाले थे, उन्होंने उसके अंदर बनाया। तो कॉन्करेंस जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की हर सूरत के अंदर। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा कमीशन बनाती है, किन जजेस को बनाती है, खुदारा हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए कि 3 होंगे जजेस। नहीं, एक तो मुनासिब ही नहीं है। अगर आपने कलेक्टिव विजडम के अंदर जाना है तो मिनिमम 3 आने चाहिए। वो आपके सुप्रीम कोर्ट से ले ले, वो आप डिफरेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ले ले, जिनकी सीनियरिटी इन जजेस से जो है वो ज्यादा हो, यानी कि वो इनसे जूनियर ना हो, ताकि उस लेवल इसको फरीहा इस इशू को वंस फॉर ऑल रिजॉल्व करना चाहिए।